देखिए चैप्टर हमारा है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा 2 फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से एक फ्रेंड का नाम है टोपी। ठीक है, असल में उसका नाम टोपी नहीं है, उसका रियल नेम कुछ और ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में घर में उसको टोपी बुलाया जाता है, मतलब कि उसका पेट नेम है ये। ठीक है ना। फिर दूसरा इसके अंदर एक और कैरेक्टर है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, जिसका नाम है इफ़न। ठीक है, इन 2 दोस्तों की कहानी के बारे में है, लेकिन पूरी कहानी खुद टोपी बता रहा है। ये वो अपने दोस्त के बारे में भी बताएगा, खुद के बारे में भी बताएगा। ठीक है, बाद में क्या होता है, उसका दोस्त उसको छोड़कर चला जाता है, इसीलिए टोपी पूरी कहानी खुद सुना रहा है। ठीक, वो कह रहे हैं कि इफ़न के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इफ़न जो है वो टोपी का सबसे पहला दोस्त है, उससे पहले उसका कोई इतना अच्छा दोस्त ही नहीं था। और वो कह रहे हैं कि इफ़न को टोपी हमेशा इफ़न कहकर बुलाता था। अब इफ़न और इफ़न में फर्क क्या है, मैंने जस्ट बताया आपको। जहां नीचे डॉट लगा होता है, नुक्ता लगा होता है, वहां फ होता है, जहां नुक्ता नहीं लगा होता वो फ होता है। ठीक है, तो लेकिन इफ़न ने इसका बुरा माना था, मतलब उसको बुरा लगता था कि वो उसको ऐसा क्यों बुलाता है। वो उसको बार बार बोलता भी रहता था, लेकिन फिर भी टोपी उसको इफ़न ही बुलाता था, उसको वही बुलाना अच्छा लगता था। वो कह रहे कि इसके बोलते रहने में उसकी कोई बड़ाई नहीं थी, मतलब उसको खाली ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर उसको ऐसा बुलाता था, बस उसका निकलता ही उसका ऐसे था, इसीलिए वो उसको यूं ही बुलाता था। अब वो कह रहे कि ये नामों का चक्कर भी बहुत अजीब होता है, क्योंकि नाम से ही पहचान हो जाती है ना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ठीक, तो वो उसी के बारे में बता रहे हैं कि उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदवी के 2 नाम है एक्चुअली, परंतु आप खुद ही देख लीजिए कि नाम बदलने से कितना कुछ चेंज हो जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल आपको कैसे दे रहे हैं कि कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई नाम अगर किसी का कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तो हम उनको कहते हैं कि कृष्ण जो थे वो अवतार के रूप में आए थे, भगवान के अवतार में आए थे। और वहीं अगर मोहम्मद नाम हो जाता है किसी का, क्योंकि मोहम्मद नाम है, तो वो पैगंबर के रूप में आए थे। अवतार और पैगंबर दोनों अगर हम अलग अलग भाषा में बोले तो एक ही बात है कि वो भगवान के एक तरह से अवतार बनकर धरती पर आए, लेकिन मुस्लिम में उसे पैगंबर कहा जाता है और हिंदू लोग उसको अवतार का नाम देते हैं, खाली नाम से फर्क पड़ जाता है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हम नामों के चक्कर में हम भूल जाते हैं, एक्चुअल में दोनों एक्चुअली सेम सेम थे, दोनों ही गायों को चराने के लिए जाते थे, कृष्ण भगवान भी और पैगंबर भी, तो मतलब वो मोहम्मद भी। और दोनों ही पशुपति हैं, यानी कि पशुओं का पालन करते थे, गोवर्धन थे और ब्रज कुमार थे, यानी कि ब्रज की भूमि पर रहने वाले थे। और गोवर्धन इट मीन्स वैसे तो देखा जाए अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो आपको पता होगा, पशु जो मतलब कि पशु क्या बोलेंगे हम उसे, कवि ने यहाँ पर गोवर्धन वर्ड यूज किया है क्योंकि उसको एक तरह से धन के रूप में कहा जाता है। पहले के समय में उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, पहले जो घरों के अंदर भी इसका लेप लगाया जाता था क्योंकि ठंडक होती है। ठीक है ना। फिर है, इसीलिए वो कह रहा है कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी दोनों ही अधूरे थे, क्योंकि वो दोनों जब दोस्त साथ में मिले थे ना, उन्होंने एक दूसरे के दुख को कम कर दिया था, पूरे हो गए थे वो। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों अधूरे ही तो थे ही, बेमानी भी है, मतलब कि अगर आप मतलब एक की बात करें दूसरे की ना करें तो ये बेमानी बात होगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। मीन्स पहले वो थोड़ी इफ़न की स्टोरी बताना चाहते हैं आपको, और ये देखना ज़रूरी है कि आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। मतलब जो परंपराएं हम इतने समय से देखते आ रहे हैं, पहले के समय में तो क्या होता था, हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव नहीं था, बड़े प्रेम से रहते थे, अगल बगल में भी रहते थे, है ना। आज ये इतने सालों में जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए, भेद जो है वो इतना बढ़ता गया। भली आज इंडिया के अंदर कितने मुस्लिम्स रहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे रहते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आज हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आपको मुस्लिम लोग नहीं दिखते हैं। मुस्लिम लोग अपना एक अलग एरिया बसा कर बैठे हैं। 4 सीजन्स में एक मुस्लिम इंसान ने घर खरीद लिया था, तो बिल्डिंग के रेट से जो भी है, यस, हाँ, काफी सारे प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ ना। आज अगर हम
मुस्लिम एरिया में खुद रहना चाहें तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हर कोई अपनी खुद की कम्युनिटी में रहना चाहता है। मुस्लिम वालों को अलाउ है, एक्चुअली वो मदरसा होती है जहाँ पर पता नहीं जो भी चीजें हैं हम वहाँ नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सब दोनों का पार्टीशन होने से पहले ऐसा नहीं था, अगल बगल घर में भी रहते थे। हाँ नहीं, सब हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, लेकिन पार्टीशन से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब भेदभाव आ गया है, मतलब अगर कोई मुस्लिम सोचता भी नहीं है कि जहाँ सब हिंदू रह रहे हैं उस बिल्डिंग में आकर घर देता भी नहीं है कोई, ऐसा सिस्टम है जो भी है। जी हाँ, तो फिर अब अभी हम चैप्टर पर आ जाते हैं प्लीज। अब वो कह रहे हैं कि इरफान की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है, काफी लंबी कहानी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी एक्चुअल में सुन रहे हैं। स्टार्ट तो हमने टोपी से किया है। तो वो कह रहे हैं कि इरफान की वो पूरी की पूरी कहानी आपको नहीं सुनाएंगे, ठीक, लेकिन उतनी जरूर सुनाएंगे जितना कि टोपी की कहानी सुनने के लिए जरूरी है। मतलब जितना पार्ट इरफान का लाइफ में, टोपी की लाइफ में इरफान का था, उतना तो आपको समझना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं, मैं इससे पहले ये मतलब कि बताना चाहता हूँ कि इरफान आपको इस कहानी में, इस पूरी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपको जगह जगह पर दिखाई देगा इरफान। और टोपी जो है, ना तो टोपी इरफान की परछाई है और ना ही इरफान टोपी की परछाई है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं ये लोग, ठीक है। दोनों देखा जाए तो अलग अलग आजाद व्यक्ति हैं, अलग अलग दो पर्सन हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो एकदम दोनों का इम्प्रूव बड़े हुए हैं, तो दोनों का एक दूसरे से एकदम अलग अलग तरीके से हुआ है, क्योंकि एक हिंदू फैमिली का है और एक मुस्लिम फैमिली का है, आजाद तौर पर हुआ है। दोनों की अलग अलग तरह की ही घरेलू परंपराएं हैं हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, और दोनों ने अपने जीवन के बारे में अलग अलग टाइप से सोचा भी है, ठीक, दोनों की सोच भी अलग है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इरफान जो है वो टोपी का एक अटूट हिस्सा है, क्लियर, क्योंकि दोस्त अच्छा था, दिल मिले हुए थे उनके। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि टोपी, इरफान जो है वो टोपी की कहानी का एक बहुत ही गहरा और एक अटूट हिस्सा है, ठीक। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम ये सब टॉपिक उठा करके, क्योंकि हर रोज़ मैं कभी भी अपने छोटे भाई या बड़े भाई से ये नहीं कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं। इस लाइन को कहने का मतलब ये है कि पहले भी हिंदू और मुस्लिम भाई ही थे, साथ में ही रहते थे, लेकिन आज अगर वो कह रहे हैं कि अरब अलग अलग हो गए हैं ना, तो अगर वो कोई मानता ही नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है, तो मैं उनको बार बार एक्सप्लेन करके बता भी नहीं सकता और वो मानेगा भी नहीं, और अगर वो मानता है तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो बस ये कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है ना, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो ही इसको मुद्दा बनाते हैं हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। एक्चुअली उनके पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि मैं तो केवल एक कथाकार हूँ, एक कहानी लिखने वाला हूँ और एक कहानी को सुना रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं टोपी और इरफान इन दोनों पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, जिसमें से एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, जो कि टोपी का नाम है। असल में नाम याद रखिएगा, बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरा जो है इरफान, उसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा, क्लियर, सैयद जरगाम मुर्तजा, ठीक है। और लेसन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, टोपी और इरफान, ये दो नाम पढ़ेंगे, इनका जो पेट नेम है। अब वो कह रहे हैं कि जो इरफान के जो दादा और परदादा हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी आप समझते हैं, पंडित टाइप के मुस्लिम पंडित थे, और काफिरों के देश में पैदा हुए थे, ठीक, मतलब कि वहीं पर वो पैदा हुए थे, पाकिस्तान साइड में, यस, ठीक है। और काफिरों के देश में ही वो मर गए थे, वहीं पैदा हुए, वहीं पर वो मर गए। लेकिन उन्होंने जब अपनी वसीयत की थी, वसीयत समझते हो ना, विल होती है, मरने से पहले कोई इंसान अपनी चीजें लिख कर जाता है, तो उन्होंने वसीयत लिखी थी कि जब वो मरे तो उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। जैसे करबला एक जगह है, एक तरह से मुस्लिम लोगों का, जैसे हम लोग मरने के बाद हरिद्वार जाते हैं ना, मक्का वाले साइड हैं, जैस, तो फिर वो कहते थे कि हमें करबला ले जाया जाए।
वो कह रहे हैं कि उनकी आत्मा ने इस देश में यानी कि भारत में एक सांस भी नहीं ली थी, मतलब कि मरने के बाद भी वो वहीं के वहीं रह गए थे, यहाँ वो नहीं आए थे, पहले उनकी डेथ हो गई होगी। और उनके खानदान के अंदर, उस मुस्लिम खानदान में जो पहला हिंदुस्तान बच्चा पैदा हुआ था वो इरफान के फादर थे, पापा थे, ठीक। और वही यहीं पर पले बड़े हुए। फिर वो कह रहे हैं कि जो इरफान के पिता हैं जिनका नाम है सैयद मुर्तजा हुसैन, जब मरे तो उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं की थी कि उनको करबला जाना है, उनको हिंदुस्तान में ही कहीं उनको दफनाया गया था किसी कब्रिस्तान के अंदर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो इरफान की दादी है, सॉरी परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी का मतलब जैसे इनमें होता है ना कि 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, मतलब बहुत कट्टर टाइप की, जो हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाली थी इरफान की परदादी, ठीक। और उन्होंने भी करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करके आई थी। ये सारे मुस्लिम लोगों के पवित्र स्थान हैं, जैसे हमारे यहाँ चारों धाम नहीं होते हैं, ठीक है, हरिद्वार, काशी, समथिंग गया, जो भी है, तो ये इनके मुस्लिम लोगों के पवित्र स्थान है। वो कह रहे हैं कि परंतु जब घर से कोई जाने लगता था तो दरवाजे के ऊपर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी, ठीक। क्यों रखवाती थी? माश का सदका भी जरूर उतरवाती थी, जैसे कि पहले के समय में उसको कोई वहम होता होगा घर से जा रहा है, सब सही सलामत काम हो, तो इसीलिए एक तरह से वो टोटका होता है, मुझे भी इसका पता नहीं है क्या होता है ये रीजन, तो कोई टोटका होता है ताकि वो सब ठीक ठाक से हो जाए, इसीलिए वो घड़ा बाहर दरवाजे पर रखवाती थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इरफान की दादी है, ठीक, वो नमाज रोजे की पाबंद थी, मीन्स करती थी वो नमाज वगैरह, लेकिन इतनी ज्यादा वो कट्टर नहीं थी, ठीक है ना। वो मतलब कि एक तरह से कूल दादी आप कह सकते हैं, उस तरह की दादी थी वो। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक बच्चे चिकन पॉक्स को कहा जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, तो पहले के टाइम में इसका इलाज नहीं था, अब तो इंजेक्शंस आ गए हैं, तो कभी कभी होता है कि बिगड़ जाता था तो किसी की डेथ भी हो जाती थी, इतना सीरियस कईयों का प्रॉब्लम हो जाता था। तो उन्होंने बोला जब उनके इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन है? इरफान के पापा, ठीक है ना, तो उनको जब चेचक निकला तो वो 4 पाई के पास एक टांग के ऊपर खड़ी हो गई थी, यानी कि तब वो एक तरह से भगवान में बिलीव करती थी ना, क्योंकि जब चेचक के वो होती है तो हम उसको बोलते हैं माता निकल आई है, हमारे में ऐसे कहा जाता है ना, छोटी माता, बड़ी माता, ऐसा करके बोला जाता है। तो उन्होंने बोला था माता मेरे मोरे बच्चे को माफ कर दे, मतलब कि वो प्रे कर रही थी माता से कि भी ठीक हो जाए उनका बच्चा, जो भी उनको हो गया था। पूरब की रहने वाली थी, पूरब यानी कि ईस्ट साइड की वो रहने वाली थी। 9-10 साल की थी जब उनको शादी करके लखनऊ में लाया गया था, क्लियर। परंतु जब तक वो जिंदा रही लेकिन वो पूर्वी ही बोलती रही, वो मतलब उर्दू नहीं बोलती थी, पूरब की थी, उसको अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती थी, वो एंड तक भी पूर्वी भाषा ही बोलती रही थी। लखनऊ की जो उर्दू थी वो ससुराली थी, यानी कि उसकी ससुराल की लैंग्वेज उर्दू की थी, परंतु मायके की भाषा को वो गले लगाई हुई थी, उसको वही अच्छी लगती थी, इसीलिए बोलती थी। और इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी दिल की बात को समझता था, मतलब उसको यही लगता था कि जब वो ये भाषा बोलती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता था, और कोई भी अगल बगल में कोई उसके साथ ऐसी भाषा में बात भी नहीं करता था, ठीक। और गलती से उसको ऐसा कोई मिल जाए तो समझो ना, एक कई बार होता है ना कि बंदा दिल खोलकर हाल बांटने लग जाता है, उस तरह का उसके साथ था। फिर वो बोल रहे हैं जब बेटे की शादी के दिन आए थे तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, मतलब जब बेटे की शादी हो रही है उनके, तो वो भी चाह रही थी कि डांस ये सब हो, लेकिन वो एक मौलवी के घर में रहती थी जो कि कट्टर होते हैं मुस्लिम, वो ये सब काम उनको पसंद नहीं आते हैं, तो फिर उनके घर में तो गाना बजाना की एकदम पाबंदी थी, तो वो कैसे हो सकता था। तो इरफान की दादी दिल मसोस कर रह गई थी, मतलब उसने अपने दिल की बात को दिल में ही रखा, उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि जब इरफान की छठी हुई, छठी यानी कि जब बच्चा 6 दिन का होता है तो घर में एक फंक्शन होता है ना, तो छठी हुई थी तो उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया था, मतलब उन्होंने खूब एंजॉय किया था। क्यों कर पाई थी एंजॉय? क्योंकि तब तक इरफान के दादा गुजर चुके थे, ठीक है, इरफान के पैदा होने से पहले ही गुजर चुके थे। क्योंकि मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है
क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। अब ये नाक नक्शा क्यों बोला उन्होंने, वो कह रहे हैं कि उस समय औरतों और मर्दों के बीच में काफ़ी भेदभाव होता था और मुस्लिम लोगों में थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हम ये पूरी बातें नहीं समझ लेते तब तक हम इरफान का नैन नक्शा नहीं समझ सकते। इट मीन्स ये नहीं है कि उसका फेस हमें समझ में नहीं आएगा, मीन्स उसकी जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसकी पूरा हमें तब समझ में आएगा जब आप इसको समझेंगे अच्छे से। क्लियर बच्चे? इरफान की दादी जो थी वो किसी मौलवी की एक्चुअली बेटी नहीं थी और उसकी शादी मौलवी के घर में हुई थी, है ना। और उसके वो जो थी वो एक ज़मींदार की बेटी थी। ज़मींदार यानी कि जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, दूध दही ये सब गांव में यही सब चलता है। तो ये सब वो खाने की बहुत शौकीन भी थी, उसको ये सब खाने की भी आदत थी, उसको ये सब अच्छा लगता था। और लेकिन यहाँ पर ससुराल में उसको ये सब खाने को मिलता नहीं था क्योंकि गरीब नहीं थे वो लोग, मौलवी फैमिली से थे, उनके यहाँ ये सब नहीं चलता था। नहीं, जो ज़मींदार लोग होते हैं ना, गांव के जो लोग होते हैं, शहरों में ये सब चीज़ें कम मिलती हैं, लेकिन गांव में जब जाएंगे हम तो गांव में जिनके घर में गाय भैंस ये सब होगा तो दूध अपना हो गया, घी, तो वैसे ही खाते खाते शौक़ पड़ जाता है, ठीक है ना। तो और जब भी ये अपने घर वापस जाती थी तो इसको वही सब जब खाना मिलता था वो जी भर के खाती थी, वो उसको बहुत याद सा करती थी। तो लेकिन जब वो वापस अपने ससुराल यानी कि लखनऊ में आती थी तो वापस वो मौलवीन बन जाती थी, मतलब जैसा देश वैसा भेष वाली बात हो जाती थी। लेकिन क्या, तो अब वो कह रहे हैं कि अपने मियाँ से यानी कि उनको अपने हस्बैंड से केवल एक ही शिकायत थी कि वो ना तो वक्त देखते थे ना ही मौका देखते थे, बस वो मौलवी बने रहते थे। मीन्स वो बहुत सख्त प्रकृति के इंसान थे, वो हमेशा स्ट्रिक्ट थे, कभी भी नॉर्मल नहीं रहते थे, जैसे कि बस उसी में रहते थे, एट में रहते थे। और उनको और इरफान की दादी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये लाइफ जीने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। जब ससुराल में उनकी जो आत्मा थी वो हमेशा बेचैन सी रहती थी क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगता था, उनको अपना मायका ज़्यादा याद आता था। जब वो मरने की हालत में आई, मतलब कि एक होता है ना कि टाइम आ जाता है इंसान का कि मरने वाला है बस, तो उनके बेटे ने उनसे उनकी इच्छा पूछी भी आपकी जो लाश है उसको हम करबला ले जाएं या नजफ़ ले जाएं। अब वो एकदम से बिगड़ जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है। अब बेटे ने तो इसलिए पूछा क्योंकि दादा परदादा को वहीं दफनाया गया था, तो उनको लगा कि कहीं इनकी भी इच्छा नहीं हो, माँ की भी। तो उसने बोला भी अगर तुझे मेरी लाश, मतलब कि तू मेरी लाश को संभाल नहीं सकता है तो मेरे घर भेज दियो, मतलब कि मेरे मायके में भेज देना, क्योंकि उसको पसंद ही वहीं था रहना, ठीक है ना। अब वो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मौत सिर पर मंडरा रही थी, सिर पर थी मौत उनके। जब इंसान मरने की स्थिति में होता है ना तो वो कभी कभी क्या होता है, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं और एकदम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर सी हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हमें याद नहीं रहता है। एक्चुअली जब पार्टीशन हो चुका था तो उनका घर भी वहीं पर नहीं था जहाँ ये पैदा हुई थी। क्या हुआ था, उनका जो घर था अब कराची में शिफ्ट हो गए थे घर वाले जो भी थे, और उनका जो पुराना घर था वो भी कस्टोडियन में चला गया था। कस्टोडियन क्या होता है कि जिसका कोई घर का मालिक नहीं होता, क्योंकि पार्टीशन के समय में हिंदू मुस्लिम इधर उधर हो गए थे, तो जिनका कोई मालिक नहीं होता था गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लेती है, उसे कहा जाता है कस्टोडियन, ठीक है। अब घर भी वहाँ चला गया था। जब मरने की इंसान की हालत होती है उसको ये छोटी मोटी बातें याद नहीं होती, उसको तो अपना बचपना याद था, है ना, उसको आज भी लगता था कि सब वही है। मतलब कि जब मनुष्य मर रहा होता है ना तो एकदम खूबसूरत यानी कि सब अच्छी अच्छी बातों को याद करता है, उसको अच्छा लगता है। अब वो ऐसा क्यों कहा गया है कि ये जो बंदा कहानी लिख रहा है, जो कथाकार है, उसको ये बात का मतलब कि ख्याल ही नहीं है कि जब इंसान मर रहा होता है उसको ये छोटी मोटी बातें याद होती हैं। उसको तो केवल अच्छी अच्छी बात, क्योंकि कथाकार जो है अभी मरने की हालत में तो आया नहीं है, जब उसके साथ ऐसा होगा तब उसको पता लगेगा ना कि क्या सिचुएशन होती है। तो इसीलिए मरने की स्थिति में इरफान की दादी को भी अपना घर ही याद आता है सबसे पहले, ठीक है। और उनके घर का नाम क्या था, कच्ची हवेली। अब कच्ची हवेली क्यों था, क्योंकि पहले के घर मिट्टी से बने होते थे, सीमेंट्स के तो होते नहीं थे। उनको वो दशहरी आम का एक पेड़ याद था जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था, लेकिन जैसे जैसे इरफान की दादी बूढ़ी हुई वो आम का पेड़ भी
बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, अब उनको हर वो छोटी मोटी सब मतलब सब चीज़ें याद आ रही थी बचपन की, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर वो कहती हैं कि वो करबला या नजफ़ कैसे जाए, उनको तो वहीं जाने की इच्छा थी। तभी उनके मुंह से क्या निकला कि अगर मेरी लाश को तुम नहीं संभाल सकते हो तो मेरे घर भेज देना। क्लियर? अब है, लेकिन एक्चुअल में उनकी डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया था? बनारस के फातमैन के मतलब कि फातमैन के वो जो क्या बोलेंगे वहाँ, नहीं दरगाह नहीं, मतलब कि वहीं उनको दफन किया गया, कब्रिस्तान फातमैन में उन्हें दफन किया गया था, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन मीन्स इफ़न के जो पापा हैं उनकी जो पोस्टिंग थी उस समय वहीं पर थी। क्लियर है? और इफ़न स्कूल गया हुआ था जब नौकर ने आकर ये खबर दी थी कि बीबी का देहांत हो गया है। अब बीबी कौन है? इफ़न की दादी को सब लोग बीबी कहते थे। यस, अब वो आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि होता है ना, बड़ी बहन को खाला कहते हैं हर किसी का, मुस्लिम लोगों में बीबी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इफ़न उस समय चौथी में पढ़ता था, 4th स्टैंडर्ड में, और जब उनकी दादी की डेथ हुई इफ़न की, तब टोपी और इफ़न उनकी आपस में मुलाकात हो चुकी थी। क्लियर? और अब वो कह रहे हैं कि इफ़न जो था अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। देखो डेथ हो चुकी है, लेकिन वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि उनका रिलेशन कैसा था। उसको अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसा नहीं है कि वो अपने अम्मी अबू या बड़ी बहन, जिसको कहा जाता है बाजी, बाजी हम बड़ी बहन को कहते हैं, और छोटी बहन नुज़हत सबसे प्यार करता था, लेकिन अपनी दादी से उसका थोड़ा ज़्यादा लगाव था। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उसकी अम्मी थी वो उसको कभी कभी डांटती फटकारती रहती थी, और बाजी का भी सेम, बड़ी बहन है वो भी डांटती रहती थी। और अब्बू जो थे वो तो कभी कभार घर को ही कचहरी बना करके क्या करते थे, फैसला सुना देते थे। अब कचहरी यानी कि एक तरह से कोर्ट समझते थे, मतलब जो बोल दिया, मतलब कोई भी मैंने जो बोल दिया है ना। तो अब वो कहते कि नुज़हत जो छोटी बहन थी उसको जब कभी भी मौका मिलता था वो इफ़न की कॉपियों के ऊपर कोई तस्वीर बनाती, मतलब उसकी नोटबुक ख़राब कर दी थी, ये सब काम करती थी। लेकिन उस घर में उसकी दादी ही थी जो उससे लाड प्यार करती थी, ना उसे डांटती थी, मतलब उसको बहुत प्यार करती थी। और रात को भी बैठ करके वो उसको, जैसे कि यहाँ नाम दिए गए हैं, बहराम डाकू, अनार परी, बहारा बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब कावली, हातिम ताई, ये सब नाम दिए हैं। इन सब की कहानियाँ वो इफ़न को सुनाया करती थी। अब दादी है, होता है ना अक्सर दादी कहानी सुनते हैं। अब जब वो कहानी सुनाना स्टार्ट करती थी वो क्या बोलती थी, सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। सारा संसार जब सो रहा होता है तब पाक यानी कि जो पवित्र कौन है, परवरदिगार जो भगवान है, वो जाग रहे होते हैं। भी मैं आँखों देखी तो नहीं बता रही हूँ, मैं भी कानों से सुनी हुई बात ही सुना रही हूँ। भी एक मुल्क में एक बादशाह था। जैसे कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं ना, बस ऐसे सुनाना स्टार्ट कर देती थी। जब वो कहानी सुनाना स्टार्ट करती थी तो वो कहते हैं कि उसकी जो भाषा थी इफ़न की दादी की, पूर्वी बोली बोलती थी, लास्ट टाइम ही पढ़ा ना हमने, तो वो कभी भी उसके ऊपर मुस्कुराता नहीं था। मतलब कि एक होता है हंसना, किसी की बात की लैंग्वेज के ऊपर, वो कभी ऐसे हंसता नहीं था क्योंकि उसको वो लैंग्वेज अच्छी लगती थी। लेकिन जो उसके अब्बू थे उनको वो भाषा पसंद ही नहीं थी जो उसकी इफ़न की दादी बोलती थी, पूर्वी भाषा। और जब भी इफ़न इस बात की शिकायत अपनी दादी से करता कि अब्बू को मुझे डांटते हैं, मुझे बोलने नहीं देते हैं इस भाषा को, तो वो हंस पड़ती थी उसकी दादी। वो कहती थी भी मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, तू मेरी बोली क्यों बोलता है, भी जो तेरे अब्बू जो भाषा बोलते हैं तू भी वैसी बोली बोला कर, तुम स्कूल जाते हो पढ़ते हो, मैं तो अनपढ़ थी। तो बस वो बात वो वहीं ऐसी ख़त्म कर देती और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती थी। और ये जो इफ़न की दादी की जो बोली थी, वो बोली जो थी वो टोपी के दिल में उतर गई, यानी कि उसको बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि अब उसको क्या लगता था, इफ़न की दादी और उसकी खुद की माँ, टोपी की जो माँ थी, वो उसको सेम एक जैसे लगने लगे। क्योंकि टोपी की जो माँ थी वो भी सेम लैंग्वेज बोलती थी,
उसको अच्छी लगती थी, और इफ़न की दादी भी उसको सेम भाषा में बात करती मिली तो उसको अच्छा लगता था। दोनों उसको एक तरह से बोलते हैं ना, एक ही पार्टी में दिखाई देने लगे। और टोपी जो था अपनी दादी से नफ़रत करता था। अब नफ़रत क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि पता नहीं वो कैसी भाषा बोलती थी, हर समय डांटती रहती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। और इफ़न के जो अब्बू थे और टोपी की जो दादी थी वो उसको सेम पार्टी में लगते थे कि तो हमेशा डांटते रहते हैं, और उसको अपनी माँ और इफ़न की दादी एक जैसे लगते थे, जो ये भाषा बोलते थे उसको अच्छे लगते थे। अब जब भी वो टोपी इफ़न के घर जाता है तो हमेशा वो यही कोशिश करता था कि वो इफ़न की दादी के साथ बैठे, बातें करे, उसको अच्छा लगता था बातें करना। और इफ़न की जो अम्मी और बाजी से वो कभी भी बात करने की कोशिश ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हमेशा वो क्या करते थे, टोपी भी ये लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता, मतलब कि इफ़न की जो माँ और जो बड़ी बहन थी ना, वो उनकी लैंग्वेज पे हंसते थे, मतलब उनको पसंद नहीं थी लैंग्वेज, वो ऐसे मजाक सा उड़ाते थे। और जब भी आपस में उनकी बात बढ़ती, जैसे कि होता है ना कि बहस शुरू हो जाती, तो इफ़न की दादी बीच में आके झगड़ा उनका सॉल्व करा देती, बोलती जाने दो, क्यों उनके साथ मुंह लगाता है, झाड़ू दे दो, झाड़ू यानी कि बात को रफा दफा कर दो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहता है कि चल इधर आ जा, मेरे साथ बैठ, बातें कर। इफ़न की दादी ऐसा बोलती थी। वो कहती थी कि वो इसमें बताया गया कि वो उसको डांट फटकार कर ही बुलाती थी, मतलब कि डांट कर कहती भी यहाँ आ जा, उनके साथ बातचीत मत कर, बीच ऐसे झगड़ा मत कर। टोपी कहता है कि जब वो मुझे डांट कर भी बुलाती थी ना, मुझे उनकी डांट भी शक्कर जैसी लगती थी, गुड़ की डली सी लगती थी। ऐसा लगता था कि अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता। तिलवा का मतलब होता है तिल की एक मिठाई होती है, और अमावट क्या होता है, आम के रस से बनी हुई कोई रस को सुखाकर बनाई हुई कोई मोटी सी परत होती है। इट मीन्स मीठी चीज़, मीठी वस्तु होती है। तो उसकी टोपी को इफ़न की दादी की जो डांट है वो मिठाई जैसी लगती थी, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। और वो चुपचाप उनके पास बैठने की कोशिश करता, वहीं चला जाता था। अब इफ़न की दादी हमेशा एक ही बात कहकर उनसे बात शुरू करती थी कि तोरी अम्मा कैसी है। अब बात स्टार्ट करने के लिए कोई तो बात चाहिए ना। वो कहते हैं कि हमेशा वो यही लाइन बोल करके बात शुरू करती थी। शुरू में तो वो कहता है कि ना उसको समझ में नहीं आता था कि अम्मा वर्ड क्या होता है, उसको पता नहीं था, छोटा था। तो पहले तो वो कहता है कि वो चकरा जाता था, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे पता चला कि अम्मा जो है वो माँ को कहते हैं। अब ये शब्द उसको अच्छा लगने लगा, अम्मी, बाजी, अब्बू, वो धीरे धीरे नए वर्ड सीख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन एक दिन गज़ब हो जाता है। अब गज़ब क्या होता है, डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला तेल वाले के घर में। भृगु नारायण तो आपने समझा ही था, टोपी के फादर का नाम है। तेल वाले दिया है, जैसे कि उस समय जो बिज़नेस होता है ना, वही सरनेम बोली जाती थी। अभी गुजरातियों में भी यही सब होता है ना, पीछे सरनेम जो भी है। तो उनके घर पर क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि वो 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी। अब उनके घर में खाना जो है ना, चौके में नहीं खाया जाता। चौके यानी कि किचन में। पहले के टाइम में क्या होता था, वहीं खाना बन रहा है, सब वहीं लाइन बनाकर बैठ जाते थे। लेकिन अब थोड़े से अपग्रेड हो गए थे। अब ये मेज़ कुर्सी पर यानी कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो थालियाँ वहीं लगी हुई थी। तो उस दिन क्या हुआ, बैंगन का भरता बनाया गया था सब्जी की में, और टोपी को वो सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। राम दुलारी यानी कि जो टोपी की माँ है वो खाने को परोस रही थी सबको, और उसने बोला कि अम्मी ज़रा बैंगन का भरता देना। अब सब लोग चौंक जाते हैं, भी अम्मी क्या है। सबकी मतलब कि जो हाथ खाने के लिए चल रहे होते हैं, सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं। जितनी भी नज़रें थी वहाँ, मतलब जितने भी लोग बैठे हुए थे, सबकी नज़र टोपी के ऊपर आकर रुक जाती है, सब वहीं देखते हैं भी अम्मी क्या होता है। तो सुभद्रा देवी यानी कि टोपी की जो दादी है वो एकदम गुस्से से बोलती है, वो एक सवाल करती है, भी तुमने ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा। अब टोपी कहता है माँ ये लफ्ज़ क्या होता है, उसको नहीं पता भी ये लफ्ज़ का मीनिंग। तो बोलता है कि ये तुमने अम्मी, उसकी दादी एकदम गरज कर बोलती है, भी तुमने अम्मी कहना कहाँ से सीखा है।
वो बोलता है कि हमने तो ई इफ़न से सीखा है, मतलब वो पूर्वी बोली बोल रहा है ना, ई हम इफ़न से सीखा है। तो वो बोलते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, कहता है वो हम नहीं जानते हैं, ई हम ना जानत, ऐसा करके बात करता है। तो अब राम दुलारी जो है टोपी की माँ, वो अपनी लैंग्वेज में बोलती है कि त कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती तो ना कर लियो, मीन्स तूने किसी मुस्लिम के लड़के से तो दोस्ती नहीं कर ली है। तो यहाँ पर सुभद्रा देवी बीच में बोलती है ज़ोर से चिल्ला के, गुस्सा करते हुए, भी बहू मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस भाषा में मेरे सामने बात मत किया कर। उसने पूर्वी लैंग्वेज में बोला ना, भी एकदम बरस पड़ती है वो अपनी बहू के ऊपर। अब लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है, मीन्स पहले झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, भी टोपी ने अम्मी वर्ड क्यों बोला, अब मोर्चा कहाँ पर आ गया कि राम दुलारी ये लैंग्वेज क्यों बोलती है, मोर्चा बदल जाता है। तो दूसरी लड़ाई के दिन थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सेकंड डे आ गया था। जो डॉक्टर भृगु नारायण हैं टोपी के फादर, उनको जब ये पता चलता है कि टोपी ने कलेक्टर के बेटे से दोस्ती की है, अब वो अपना गुस्सा पी जाते हैं, अब वो शांत हो जाते हैं। अब उनको इस चीज़ का गुस्सा नहीं है कि इसने मुस्लिम लड़के से दोस्ती की है, अब उनको वो थोड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि इसने कलेक्टर के लड़के से दोस्ती की है। कलेक्टर मतलब एक बंदा होता है जो वहाँ मेन ऑफिसर हो गया वहाँ का, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, अब तेल वाले हैं, सरनेम हमने पढ़ी ना, इट मीन्स उनका आई थिंक परचून का काम होगा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट लेने के लिए चले जाते हैं। परमिट क्या होता है, लाइसेंस, ठीक है। अब कलेक्टर हैं, सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनसे वो लेने के लिए वो ले आते हैं। दोस्ती जो निकल आई है, ठीक है ना, वो जान पे जान निकालते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। ऊंची पोस्ट पर थे वो। अब वो कहता है लेकिन उस दिन फर्स्ट डे जब उसने अम्मी शब्द कहा था, टोपी की बहुत दुर्गति होती है, यानी कि बहुत बुरी हालत होती है उसकी, क्योंकि जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, सुभद्रा देवी उसकी जो दादी होती है वो उसी समय मेज से खड़ी हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, खाना ही नहीं खाती है। और राम दुलारी जो जिसको टोपी के चक्कर में डांट पड़ी है, अब वो क्या करेगी, गुस्सा तो उसको भी आ रहा है। वो उस दिन उसको बहुत मारती है, अपने बेटे टोपी को, सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। उससे पूछती भी है भी तू दोबारा उसके घर जाएगा, बोलता है हाँ जाऊँगा। तो उसको और गुस्सा आता है, माँ को और मारती है उसको। मतलब वो मारते मारते थक जाती है, लेकिन टोपी के मुंह से ये नहीं निकलता कि मैं उसके घर, इफ़न के घर नहीं जाऊँगा, वो ये नहीं बोलता। और जहाँ वहाँ पर अब दो नए कैरेक्टर आ गए हैं बच्चे, मुन्नी बाबू और भैरव। उसकी जो ये पिटाई होती है, इतनी कुटाई जो हो रही होती है, वो सब उसका तमाशा देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुन्नी बाबू जो हैं वो टोपी के बड़े भाई है, और भैरव जो है वो उसका छोटा भाई है। रियल 4 भाई, 3 हुए ना, मुन्नी बाबू बड़ा, फिर टोपी, देन भैरव, क्लियर। अब मुन्नी बाबू क्या कहते हैं, यहाँ पर उसकी पिटाई हो रही होती है, तो मुन्नी बाबू बीच में बोल देते हैं कि टुकड़ा लगाते हैं, टुकड़ा यानी कि एक तरह से आग में घी का काम कर रहे हैं वो वहाँ पर, कि एक दिन हमने इसको रहीम कबाबजी की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था। कबाब यानी कि नॉनवेज। अब माँ को और ज़्यादा राम राम राम, पीछे हट जाती है वो एकदम से, उसको गुस्सा आ जाता है, वो 2 कदम पीछे हट जाती है। टोपी जो होता है वो मुन्नी की तरफ देखता है, क्योंकि वो क्यों ऐसा देखता है, क्योंकि एक्चुअल में उसने नहीं खाया था, ठीक है ना, वो तो इस चक्कर में देखता है उसको। हाँ, क्योंकि असलियत क्या होती है, कबाब टोपी ने नहीं, मुन्नी ने खाया था, और टोपी ने उसको उसकी दुकान पर देख लिया था। समझ में आया, खाता बड़ा भाई है, और पिटाई के चक्कर में वो और मज़े लेने के लिए उसके ऊपर एक और झूठा इल्ज़ाम लगा देता है। और टोपी ये बात घर पर आकर क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो उसको एक इकन्नी क्या देता है, रिश्वत दे देता है, भी घर में किसी को ये बात मत बताना, ठीक है ना। तो टोपी को मालूम था कि क्योंकि वो चुगलखोर नहीं है, वो घर पे आके चुगली करता ही नहीं था, उसने ये बात अपने दोस्त इफ़न के अलावा किसी से भी शेयर ही नहीं की थी, उसने किसी को नहीं बताई थी। फिर वो बोलता है वहाँ पर भी तूने मेरे को ये खाते हुए कब देखा था,
तो मुन्नी बाबू कहता है कि ना भी मैंने तेरे को उस दिन देखा नहीं था, ऐसा करके। हालांकि वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुभद्रा देवी, उसकी दादी आती है, वो सवाल करती है भी अगर तूने इसको उस दिन देखा था तो तूने क्यों नहीं बताया। अब टोपी कहता है भी दादी ये झूठ बोल रहा है, मतलब मैंने खाया होता तो बताता ना, इसने देखा ही नहीं है। लेकिन कोई उसकी बात समझता नहीं है उस दिन, वैसे भी छोटा है। तो उस दिन टोपी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है, क्योंकि घर में पिटाई हो गई, ऊपर से भाई ने एक और झूठा इल्ज़ाम लगा के और फंसा दिया उसको। बहुत उदास रहता है, क्योंकि वो भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो झूठ क्या है सच क्या है इस सब सिलसिले में पड़ता। क्योंकि बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी बात मनवाते हैं, है ना, क्लियर करते हैं। लेकिन वो छोटा था, उसने कहा छोड़ो, अब सुनने वाला कोई है नहीं। तो क्योंकि वो कह रहे कि वो उस दिन वो इतना ज़्यादा पिट चुका था कि उसका पूरा बदन ही दुख रहा था। उसको वैसे ही वो परेशान था, इसीलिए वो बहस करने के मूड में नहीं था। तो उसको बस एक ही बात लगातार वो सोचे जा रहा था कि काश वो सिर्फ एक दिन के लिए मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाए तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ सोचने में और होने में फ़र्क होता है ना। ये पॉसिबल था नहीं कि वो, क्योंकि ऑलरेडी वो पैदा बड़ा ही हुआ था, वो छोटा ही था, तो वो छोटा ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, कुछ हो नहीं सकता था। बस वो बात वहीं ऐसे ख़त्म हो जाती है। अगले दिन जब स्कूल में वो इफ़न से मिलता है तो वो अपने घर की सारी कहानी को इफ़न को बताता है, अपना शेयर करता है दिल का हाल। तो उदास तो वैसे ही वो होता है। तो फिर उस दिन वो क्या करते हैं, जोग्राफिया यानी कि ज्योग्राफी की क्लास 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की वो जो क्लास उनकी होती है वो उससे बंक मार करके बाहर चले जाते हैं। यहाँ बच्चे हमारी आधी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।